का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है वो है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूल या शेड्यूल भी कहते हैं। स्केड्यूलिंग वो मेथड है जिसकी मदद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जब आपके दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स या प्रोसेस जनरेट होते हैं, उन थ्रेड्स या प्रोसेसेस को सिस्टम के रिसोर्सेज एलोकेट करता है और उन्हें सीपीयू पर लोड करता है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? स्केड्यूलिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? स्केड्यूलिंग इज द मेथड बाय विच थ्रेड्स और प्रोसेसेस और डेटा फ्लोज आर गिवन एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पर प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ क्या होगी, प्रोसेस को लोड करने की प्रायोरिटी क्या होगी। मिसाल के तौर पर आपकी रैम के रेडी क्यू में 3 प्रोसेस जनरेट हुए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। आपका स्केड्यूलर ये डिसाइड करेगा जी प्रोसेस 1 को जी मिसाल के तौर पे 10 सेकंड लगेंगे कंप्लीट होने के लिए, प्रोसेस 2 को 5 सेकंड लगेंगे, प्रोसेस 3 के लिए 15 सेकंड लगेंगे। अब इनमें से यूजर के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है जी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी 0 दे देगा। प्रोसेस 3 जो है वो उससे कम इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी 1 दे देगा। प्रोसेस 2 जो है उसको प्रायोरिटी 2 दे देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो इसको क्या करेगा? सीपीयू में रन करने के लिए भेजेगा। अब ये सारा कुछ करना क्या किसका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जिसका नाम होता है स्केड्यूलर, ये उसका काम है। ठीक है, अब स्केड्यूलिंग से मुतालिक कुछ थोड़ी सी टर्म्स हैं, जैसे ये थ्रू आउटपुट एक टर्म है। थ्रू आउटपुट का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दैट अ सीपीयू कैन कंप्लीट इन अ यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड के अंदर एक प्रोसेसर में होने वाले प्रोसेसेस की तादाद को उस प्रोसेसर का थ्रू आउटपुट कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड क्या है? टोटल नंबर ऑफ टाइम बिटवीन द सबमिशन ऑफ द प्रोसेस एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि आपके पास एक प्रोसेस सीपीयू में कितनी देर में दाखिल हुआ, ठीक है, और कितनी देर बाद कंप्लीट हो गया। दिस इज नोन एज टर्न अराउंड। जैसे मैंने कहा जी कि प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने के लिए 10 सेकंड का टाइम चाहिए। फिर आ गया फेयरनेस। फेयरनेस या वेटिंग टाइम भी इसे कहा जाता है। ये क्या है? इक्वल टाइम टू ईच प्रोसेस दैट टाइम्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस प्रायोरिटी। जी, प्रोसेस की प्रायोरिटी के मुताबिक जो प्रोसेस को वेट का टाइम मिले उसको उस प्रोसेस की फेयरनेस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्न स्केड्यूलर के बारे में बात हो रही है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्केड्यूलर होता है उसकी टाइपें कौन कौन सी होती हैं। तो आपके स्केड्यूलर की 3 टाइपें होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। ठीक है, द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर और एडमिशन स्केड्यूलर भी इसे कहते हैं। डिसाइड्स which job or process to be admitted in the ready queue in the main memory and when is attempt to execute the program। ठीक है, कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को सबसे पहले रैम में लोड करना है, रेडी करना है, और उसके एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। जो ये काम करता है स्केड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है। फिर उसके बाद आ जाता है मीडियम टर्म स्केड्यूलर। मीडियम टर्म स्केड्यूलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है, ठीक है, दैट टेम्पररीली रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी, ठीक है, एंड प्लेसेस देम टू द सेकेंडरी मेमोरी एंड वाइस वर्सा। ये क्या बात हुई? ठीक है, ये बात होती है, मिसाल के तौर पर देखें, मैंने प्रोसेस लाइफ साइकिल पहले भी हमने डिस्कस की है कि जब आपका एक प्रोसेस जनरेट होता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले रेडी क्यू में रैम के पास जाता है। ठीक है, अब रैम के बाद उसको जब उसका टर्न अराउंड टाइम पूरा होता है तो उसको भेजा जाता है सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए। आपका स्केड्यूलर जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है उसको एक टाइम देता है कि इसने जी 10 सेकंड में कंप्लीट होना है। अगर वो 10 सेकंड में कंप्लीट नहीं होता तो पीछे रैम पर नया प्रोसेस भी आया होता है, तो आपका स्केड्यूलर उसको वक्ती तौर पे ड्रॉप करता है।
ठीक है, ताकि नए प्रोसेस को लोड किया जा सके। इस ड्रॉपिंग करने वाले स्केजुलर का नाम क्या होता है? मीडियम टर्म स्केजुलर होता है। ठीक है, अब प्रोसेस की अगर आप लाइफ साइकिल को देखें तो प्रोसेस में क्या होता है जी, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोसेस जो है हमारा वो क्या होता है जी, इनिशिएट होता है। ठीक है, स्टार्ट लेता है प्रोसेस। ठीक है, स्टार्ट लेने के बाद ये प्रोसेस लोड किया जाता है रैम के अंदर। कहां पर? रेडी क्यू में। ठीक है, अब रेडी क्यू से ये प्रोसेस जाता है सीपीयू में। ठीक है, जहां पर ये क्या होता है? रन होता है। रनिंग के बाद अब सीपीयू अगर प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है तो ये क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। ठीक है, कंप्लीशन स्टेज आ जाती है। ये बेसिक सीधा सीधा साइकिल है। अब अगर रनिंग के दौरान प्रोसेस ने कंप्लीशन नहीं की तो इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, और टर्मिनेट करके अगले प्रोसेस को लोड कर दिया जाता है, और इसको नया प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोबारा से सीपीयू के अंदर भेजा जाता है। अब ये जो टर्मिनेशन वाला काम है ये कौन करता है? मीडियम टर्म स्केजुलर करता है आपके लिए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस की लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसको राउंड रिबन स्केजुलिंग कहते हैं, जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रही। फिर आ गया शॉर्ट टर्म स्केजुलर। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर का काम क्या होता है कि रेडी प्रोसेस पड़े हुए हैं रैम के अंदर, 3 प्रोसेस हैं रेडी हैं, 4 प्रोसेस हैं रेडी हैं, तो किस प्रोसेस को पहले भेजा जाए सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए? तो ये बात जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट डिसाइड करता है उसको शॉर्ट टर्म स्केजुलर कहा जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है डिस्पैचर। डिस्पैचर के बारे में अभी मैंने बात की कि हम क्या करते हैं जी, एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो सीपीयू क्या करेगा? उसको वक्ती तौर पर रोक देगा। तो रोकने वाला जो सीपीयू का पार्ट होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है, उसको आप क्या कहते हैं? डिस्पैचर कहते हैं। ठीक है, तो another component involved in the CPU scheduling function is dispatcher. Dispatcher is the module which gives the control to CPU to process the selected short-term scheduler. ठीक है, अब scheduling के कौन से तरीकाकार होते हैं? scheduling हमारे पास मुख्तलिफ तरीके से होती है। पहली होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट scheduling क्या है कि आपके मिसाल के तौर पर सीपीयू में 3 प्रोसेस एक वक्त में दाखिल हो गए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो जो सबसे पहले आया वो पहले प्रोसेस होगा, जो दूसरे नंबर पर आया वो दूसरे नंबर पे प्रोसेस होगा, जो तीसरे नंबर पर आया वो। अब अगर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी पहले आने वाला जो प्रोसेस है वो 1 घंटा लेगा कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आने वाला जो प्रोसेस है उसके 10 सेकंड लगेंगे कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा? जो घंटे वाला प्रोसेस है वो तो कंप्लीट होगा तो फिर 10 सेकंड वाले को टाइम मिलेगा, तो 10 सेकंड वाला प्रोसेस को क्या हो जाएगी? स्टार्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की टेक्निक है ये विंडोज एक्सपी वगैरह में पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल हुई है। फिर इसको हल करने के लिए विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज 7, 8 में ये टेक्निक इस्तेमाल हुई है, SJF। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब। अब क्या है? मिसाल के तौर पर आपके पास जी 3 प्रोसेस जनरेट हुए, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है और प्रोसेस 3 है। आप कहते हैं जी ये जो प्रोसेस 1 है, ठीक है, ये लेगा जी सिर्फ 10 सेकंड लेगा जी। ठीक है, प्रोसेस 2 जो जनरेट होगा वो आप कहते हैं जी ये आपके स्केजुलर के 5 सेकंड लेगा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एक और प्रोसेस जनरेट हुआ प्रोसेस 3, हम कहते हैं ये लेगा जी 15 सेकंड। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होगा? पहले प्रोसेस 2 रन हो जाएगा। ठीक है, फिर बारी आएगी प्रोसेस 1 की और फिर जाएगा प्रोसेस नंबर 3 पर। ठीक है, अब इस टेक्निक में सिर्फ एक ही नुकसान है कि जो लंबा प्रोसेस है जिसने ज्यादा टाइम लेना है उसको स्टार्वेशन हो जाती है और वो उसका ओवरहेड टाइम ज्यादा हो जाता है और उसको टर्न अराउंड या वेटिंग टाइम उसका बढ़ जाता है, उसको ज्यादा टाइम इंतजार करना पड़ता है। फिर हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड प्रायोरिटी या प्री एम्प्टिव स्केजुलिंग।
प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या होती है? इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर लेता है, ठीक है, कि जी 3 प्रोसेस जनरेट हुए, 4 प्रोसेस जनरेट हुए, या जितने भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना उसका टाइम देखता है, ना उसके लिए वो उसका साइज देखता है कि कितना बड़ा प्रोसेस है, कितना छोटा प्रोसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि यूजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यूजर के लिए इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस नंबर 3 है, तो सबसे पहले ये रन होगा। दूसरे नंबर पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 1। और तीसरे नंबर पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टेक्निक है कि आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेस को पहले रन कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी डिफेक्ट ये है कि जो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको स्टार्वेशन करना पड़ती है, उसको ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। फिर आपके पास आ जाती है राउंड रिबन स्केड्यूलिंग। राउंड रिबन स्केड्यूलिंग क्या है? स्केड्यूलर असाइन टू द फिक्स्ड टाइम पर प्रोसेस cycle through RR scheduling involve the extensive overhead and especially for the small time units। यहाँ पर क्या है कि आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये राउंड रिबन स्केड्यूलिंग है, ठीक है। वो एक ही वक्त में लोड होंगे, लेकिन जिस प्रोसेस को प्रायोरिटी मिली है वो रन होने के लिए जाएगा। अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नए प्रोसेस को लोड करके कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसको दोबारा रीलोड कर दिया जाएगा। इसको RR या राउंड रिबन स्केड्यूलिंग कहते हैं। राउंड रिबन स्केड्यूलिंग विंडोज 10 की टेक्निक है, ये भी अच्छी तकड़ी किस्म की स्केड्यूलिंग है। और विंडोज 10 और 11 में एक और स्केड्यूलिंग की टेक्निक आई है जिसको मल्टी लेवल स्केड्यूलिंग कहा जाता है। मल्टी लेवल स्केड्यूलिंग ये है कि जितने भी प्रोसेस हो, मिसाल के तौर पर 3 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, 6 प्रोसेस हैं, एक ही वक्त में जाएंगे हैंडल होने के लिए, ठीक है, एक ही वक्त में प्रोसेस होंगे और एक ही वक्त में कंप्लीट किए जाएंगे। आजकल के क्योंकि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इन सब में आपके पास क्या है, आपके सीपीयूज भी जो है वो हाई स्पीड के सीपीयूज हैं, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है। ये तो 14 प्रोसेस भी एक वक्त में हैंडल कर सकते हैं। तो आजकल की मल्टी लेवल स्केड्यूलिंग जो है वो इनके लिए आसान हो गई है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर आप लेते हैं फीफो, तो कहते हैं यहाँ पर सीपीयू के ऊपर जो लोड होता है वो कम होता है, थ्रू आउटपुट भी कम होता है, लेकिन टर्न अराउंड यानी प्रोसेस का वेटिंग टाइम भी हाई होता है, ठीक है, और रिस्पांस टाइम लो होता है कि जल्दी प्रोसेसेस को रिस्पांस भी मिल जाता है। शॉर्ट जॉब फर्स्ट में सीपीयू का लोड मीडियम होता है, थ्रू आउटपुट उसका नंबर ऑफ प्रोसेसेस हाई होता है कि शॉर्ट प्रोसेस एकदम से जाना शुरू हो जाते हैं। टर्न अराउंड टाइम मीडियम होता है और रिस्पांस टाइम भी क्या होता है? मीडियम होता है। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है जी, आपके पास सीपीयू का ओवरहेड जो है वो मीडियम है, लेकिन थ्रू आउटपुट जो है वो लो है क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड है, ठीक है। प्रायोरिटी अगर बड़े प्रोसेस को मिल गई है तो छोटे प्रोसेस को ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। टर्न अराउंड टाइम भी इसका ज्यादा है और रिस्पांस टाइम भी इसका ज्यादा है। राउंड रिबन में हाई स्पीड है सीपीयू का ओवरहेड, बाकी ये टर्न थ्रू आउटपुट भी मीडियम जा रहा है, टर्न अराउंड भी क्या जा रहा है? मीडियम है, और रिस्पांस टाइम हाई है। लेकिन मल्टी लेवल शेड्यूलिंग में क्या है जी, आपका सीपीयू का ओवरहेड हाई है, थ्रू आउटपुट हाई है, रिस्पांस टाइम आपका मीडियम है और टर्न अराउंड टाइम भी मीडियम है। सबसे जो बेस्ट शेड्यूलिंग टेक्निक है वो ये है मल्टी लेवल शेड्यूलिंग, जो आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था कि शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं, डिस्पैचर किसे कहते हैं और शेड्यूलर किसे कहते हैं। ये बात आज हमने डिस्कस की, यहाँ पे